अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 13 स्टार्ट हो गया जी कैफ 3 का। और डिपार्टमेंटल एफओएच डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम में हम चल रहे थे एफओएच के अंदर, जिसमें हमने कल क्वेश्चन 14 किया था। ये क्वेश्चन आपकी क्लास में हुआ था। इसमें कोई मसला तो नहीं है, आपको समझ आ गई थी? उसके बाद हमने थोड़ी सी बात की थी यहाँ पर जो पॉसिबल बेसिस हैं। तो प्राइमरी एलोकेशन के लिए ये जो टेबल है ना, ये टेबल आपको मैंने दिखाया था, जो आपको सॉफ्ट फॉर्म में भेज दिया हुआ है और हार्ड फॉर्म प्रिंटिंग के मराहल में है। अब जोर तो लगा रहा हूँ, जाहिर सी बात है, वो ताड़ी बचत के चक्कर से टाइम तो ज़्यादा लग ही गया ना। तो वो बहरहाल होपफुली कल आपको अवेलेबल हो जाएगी, हार्ड फॉर्म में भी, सॉफ्ट में आपके पास है। ये जो यूज़ करते हैं ना अपोर्शनमेंट के लिए, जो बेसिस हैं, ये अपोर्शनमेंट कौन सी वाली अपोर्शनमेंट की बात हो रही है? ये नॉर्मली जो प्राइमरी हमें एलोकेशन करनी पड़ती है ना अपोर्शनमेंट, ठीक है, तो ये उसके लिए। जो सेकेंडरी एलोकेशन है ना, जिसमें एसडीज को आप बांटते हैं, उसकी डिस्कशन मैंने आपके साथ आज करनी है, ठीक है। चले, तो प्राइमरी एलोकेशन के लिए कुछ बेसिस हैं खामोशी केस में, वो कौन सी यूज़ करनी है वो हमने कल डिस्कशन की थी। कोई मसला? किसके लिए? जो आपको मुनासिब लगे। सुपरविज़न के लिए आप किस चीज़ की सुपरविज़न कर रहे हैं? अभी सवाल की तरफ जाते हैं, जिस सवाल में है उसी पे ही जाके देख लेते हैं ना। सवाल टू सवाल चीज़ें वेरी करेंगी ना। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया था, 15 मैंने आपको होमवर्क में दिया था, ऐसा ही है। तो यहाँ पर शायद को सुपरविज़न है, तो सुपरविज़न नज़र आ रही है, सिर्फ सुपरविज़न। आपको सोल्यूशन मैंने भेज दिया हुआ। खैर, अब टूलिंग कॉस्ट है और सुपरविज़न तो उसने खुद बांट के दे दी है, तो ये तो गिवन है। अच्छा, टूलिंग कॉस्ट जो है वो क्या, किसको कहते हैं जी? मेरे ख्याल में तो ये मेंटेनेंस से रिलेट करती हुई चीज़ है। अगर कोई ज़बरदस्ती करना भी चाहें तो जो टूल्स वगैरह यूज़ होते होंगे या टूलिंग की कॉस्ट है, ठीक है, तो ये उस तरफ जा सकती है। सुपरविज़न तो गिवन है क्वेश्चन के अंदर। खैर चले, ज़रा इसको यूँ देख लेते हैं। अब एक तो ये बड़ा मसला है, सोल्यूशन भी है इनके अंदर, आप एंड पे ही आ गए। पहले अलग होते थे, बड़ा मज़ा आता था। ये तो ज़रा देखते जाएं, यहाँ से करते जाएं, और फिर जो चीज़ असल में मैंने करवानी है इस सवाल के अंदर, वो पार्ट बी ज़रा डिस्कस करना है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़रा टेक्निकल था, ये नहीं किया था ना सर, इसलिए टेक्निकल है, बाकी तो काम हम कर ही रहे हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा जी, अब फैक्ट्री ओवरहेड बजट, फैक्ट्री ओवरहेड का बजट है ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर 30 जून 6। ये बजट है। बजट का मतलब अब आगे के लिए होगा, बजट है ना, ठीक है। इनडायरेक्ट वेजेस है, टोटल गिवन है। इनडायरेक्ट वेजेस है, इंश्योरेंस है, सुपरविजन है, मशीन मेंटेनेंस की वेजेस है, मशीन जो मेंटेनेंस करते हैं लोग, उनकी वेजेस, ठीक है। सप्लाईज हैं। सप्लाईज किसे कहते हैं? यही जो मिसाल के तौर पे मेंटेनेंस करने वालों के लिए जो सप्लाईज चाहिए होंगी, कोई ऑयल चाहिए, लुब्रिकेंट्स चाहिए, नट बोल्ट चाहिए, ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, जो इस तरह कंज्यूमेबल टाइप चीज़ें होती हैं। जैसे दफ्तर के अंदर स्टेशनरी होती है, ये कंज्यूमेबल है। जैसे किसी आप अगर FR1 पढ़ लिया, तो जैसे NPO है मिसाल के तौर पे, तो उसके अंदर को उनके आपके क्लब के अंदर को क्रॉकरी है, कंज्यूमेबल है, ठीक है ना। जो कंज्यूमेबल मतलब कंज्यूमेबल टाइप चीज़ होती है, जो यूज़ होने वाली सप्लाईज, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। फिर पावर है, बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए जो बिजली इस्तेमाल होती है। फिर टूलिंग कॉस्ट है, ये भी मेंटेनेंस से ही मिलती जुलती चीज़ है, खैर उसने वैसे ही अलग से बेस दी हुई है। फिर बिल्डिंग इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी है, डेप्शन ऑफ मशीनरी, और रेंट एंड रेट्स है। एट प्रेजेंट ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू कॉस्ट ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट एट 70% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। यानी ये इसने क्या बताया हमें, जो इस वक्त सिंगल OAR निकाल रहे हैं वो 70% ऑफ डायरेक्ट वेजेस पे कर रहे हैं, ठीक है। ये सिंगल OAR की बेस है, लेकिन हमसे वो रिक्वायर कर रहा है कैलकुलेट करो मशीन आर रेट फॉर ईच ग्रुप ऑफ मशीन्स। अच्छा, ये ग्रुप्स हैं, आगे मशीन ग्रुप्स हैं, ठीक है, गुड। चलें, मशीन ग्रुप्स बेसिकली डिपार्टमेंट्स ही हो गए ना, मतलब हर डिपार्टमेंट के अंदर कुछ मशीनें होती हैं, तो उन्होंने नाम दे दिया मशीन ग्रुप्स। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। कल एक सवाल किया था आपने, मशीन 1 मशीन 2, ठीक है। डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 कह दे, मशीन 1 मशीन एक और अगली मशीन पे दूसरा काम चलता है, तो डिपार्टमेंट भी ऐसे ही होते हैं, मशीन ऐसी होती है, मशीन ग्रुप कर दे, कोई मसला नहीं, ठीक है, डिपार्टमेंट्स ही है।
अच्छा, तो सिंगल OAR जो है फिलहाल वो 70% ऑफ डायरेक्ट वेजेस पे निकाल के एब्जॉर्ब करवाते हैं। कंपनी कंसिडर कर रही है चेंज करने का इसको टू अ सेपरेट मशीन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर ईच ऑफ इट्स 4 डिफरेंट मशीन ग्रुप्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो इस सवाल में भी कुछ ऐसी बात थी कि सिंगल, इस सवाल में थी, इससे पिछले में थी, 12वें में भी थी गालिबन, सिंगल OAR निकाल रहे हैं, ये 2008 में सवाल आया था, और अब कंपनी सोच रही है कि वो चेंज करके इसको डिपार्टमेंटल रेट पे ले लें। 2008 के बाद इसी से मिलता जुलता सवाल ये आ गया 2000, अच्छा ये उससे पहले आया हुआ 2005 का सवाल है। ठीक है, अब फॉलोइंग आर सम फर्दर डिटेल्स ऑफ कॉस्ट्स एंड मशीन ग्रुप्स। ठीक है जी, टूलिंग कॉस्ट, अब टूलिंग कॉस्ट ऊपर गिवन थी। ठीक है जी, टूलिंग कॉस्ट गिवन थी, मैं इसको अगर नंबर 1 कर देता हूँ तो ये सीधा सीधा ही नंबर 1 है, लेकिन ये क्या है, ये गिवन है, देख लो यहाँ से चेक कर लो, 285,600 है, 285,600 बांट के उसने दे दी, तो गिवन वाला काम हो गया, तो आसान है। नेक्स्ट इज, बल्कि तरतीब से चलते हैं, बल्कि वहीं से पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट सुपरविजन, ये भी उसने बांट कर ही दे दिया, तो ये सुपरविजन आपके पास पड़ी हुई है, इस पे नंबर 2 में आपको क्या है, बेस गिवन है। ठीक है, उसके बाद सप्लाईज, अगेन क्या है, ये तो ज़्यादातर गिवन है इसके अंदर, गुड, सप्लाईज गिवन, तो जो गिवन है तो ज़िंदगी आसान है। नेक्स्ट है मशीन मेंटेनेंस आवर्स, अब ये मशीन मेंटेनेंस आवर्स हैं, कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल होंगे ही। ठीक है, फिर नंबर ऑफ डायरेक्ट वर्कर्स हैं, फिर इनडायरेक्ट वर्कर्स हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं। ठीक है, उसके बाद फ्लोर स्पेस है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन है, यानी कि कॉस्ट ऑफ मशीन, हॉर्स पावर आवर्स हैं, और मशीन के रनिंग आवर्स हैं। ठीक है जी, अब ये कुछ चीज़ें हैं जो खुद से सोच कर करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको ये सारा सवाल आपने कर लिया होगा मेरे ख्याल में, कोई इक्का दुक्का अगर सवाल की गलती एक भाई ने बोला है कि है बीच में, वो इंशाल्लाह सही कर लेते हैं फिर अगली बार के लिए। अब तो नोट्स छप भी गए ना, अब अगली बार ही इसको से तब्दील करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी काम अब तरतीब से। इनडायरेक्ट वेजेस के लिए क्या चीज़ मुनासिब बेस लगती है आपको, नंबर ऑफ इनडायरेक्ट वर्कर्स। आपको कल वाला टेबल खोलने की ज़रूरत है, तो आपकी जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं उनके लिए सबसे मुनासिब बेस कौन सी है, इनडायरेक्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर 5 में। ओके, तो ये एम्प्लॉयज़ आ जाएंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स। फिर इंश्योरेंस किसकी, लेबर की। अब यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कौन सी लेबर है, तो फिर आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ले लेने चाहिए, नंबर, अच्छा सॉरी एक मिनट, इनडायरेक्ट वाले कहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ थे, वो 5 पे ही थे, तो ये 6 में। ठीक है जी, नंबर 6, यहाँ पे इनडायरेक्ट एम्प्लॉयज़ आ गए, और इंश्योरेंस लेबर की उसने बोल दी है, तो ये तो सारी लेबर के लिए होगी, उसने तो क्लियरली नहीं बताया कि इनडायरेक्ट किया या डायरेक्ट किया है। ठीक है, तो फिर आपने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ले लिए। नेक्स्ट मेंटेनेंस, मशीन के मेंटेनेंस की वेजेस हैं, तो मशीन मेंटेनेंस आवर्स गिवन है, सबसे पहली यही है हमारी प्रेफरेंस, नंबर 4 पे ये पड़ा है, यहाँ पे नंबर 4 है, यही बेसिस यूज हुई है। पावर के लिए सबसे पहले तो किलोवाट आवर्स है, ना हो तो हॉर्स पावर, ना हो तो मशीन आवर्स, लेकिन हमारे पास हॉर्स पावर आवर्स गिवन है, नंबर 9। बिल्डिंग की इंश्योरेंस के लिए सबसे बेस्ट तो है बिल्डिंग की कॉस्ट हो, अब वो कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन्स तो दे रहा है, ये बिल्डिंग्स की तो नहीं है ना बेटा, तो फिर मजबूरी है, फिर हमारे पास बिल्डिंग की कॉस्ट नहीं है, तो फ्लोर स्पेस नंबर 7 पे पड़ी है, उसको यूज़ कर लें। ठीक है, इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी के लिए, ठीक है, मशीन की कॉस्ट हमें अवेलेबल थी, मशीन कैपिटल कॉस्ट मशीन की नंबर 8 पर। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन के लिए भी कॉस्ट ही सबसे बेहतर है, और रेंट एंड रेट्स के लिए फ्लोर स्पेस कौन से नंबर पे पड़ा है, नंबर 7। ठीक है जी, अब ये बेसिस आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई भी होंगी, इनडायरेक्ट वेजेस को इनडायरेक्ट वर्कर्स पे, फिर टोटल वर्कर्स पे, फिर ये गिवन था मेंटेनेंस आवर्स, फिर सप्लाईज गिवन है, हॉर्स पावर आवर्स गिवन है, फ्लोर स्पेस, कैपिटल कॉस्ट और फ्लोर स्पेस। ठीक है, तो ये आपके टोटल कॉस्ट जो हैं ये आपने बांट दी सारे मशीन ग्रुप्स को, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है। गिवन का पता ऐसे चलता है कितनी कॉस्ट है,
मिसाल के तौर पे कौन सी सबसे पहले, सुपरविजन सबसे पहले पड़ा है ना। ये देखो सुपरविजन की कॉस्ट कितनी है, 514। अब आप नीचे जाकर देखो तो सुपरविजन के सामने आपको नज़र आ रहा है ये सब और इनका टोटल भी 5, यानी कि 514 इस तरह से बट गया। तो ये गिवन ही तो है कि 514 कैसे कैसे ऐसे पता लगता है। तो जो गिवन होगा वो हर डिपार्टमेंट के सामने, हर ग्रुप के सामने आपको नज़र आ रहा होगा और उसका टोटल भी बराबर होगा। ठीक है, और कुछ फिर देखते, फिर कोई बेस गिवन होती उस हिसाब से, फिर कोई होती नहीं तो फिर आप टूल्स किस पे लगाते हैं, टूलिंग कॉस्ट मशीनों पे ही लगती है, तो फिर अल्टीमेटली मशीन आवर्स तो हैं। मतलब बेसिकली ना आप इसको यूं देखें, एक नज़र डाल ही आते हैं यार, इसको ना थोड़ा सा इस तरह से कर लें अपने लिए जब फंस जाएं तो। ठीक है, कि प्लांट रिलेटेड कॉस्ट के अंदर जो चीज़ें तो आपको अच्छे से याद हैं वो याद हैं, ठीक है, समझ भी आती हैं। जो ना पहुंच पाए कोई भी चीज़ तो आखिरी हल फिर किसका है, क्या होता है, मशीन आवर्स तो है ही। ठीक है, डेप्शन के लिए बेहतर क्या है, कॉस्ट, नहीं हो तो मशीन आवर्स तो है ही। इंश्योरेंस के लिए कॉस्ट, पर मशीन ना हो तो मशीन आवर्स तो है ही। रिपेयर मेंटेनेंस के मेंटेनेंस आवर्स, नहीं तो वैल्यू ऑफ एसेट, पहली प्रेफरेंस क्या है, मेंटेनेंस आवर्स, नहीं है तो वैल्यू ऑफ एसेट, नहीं है तो मशीन आवर्स तो हैं ही। ऐसे ही पावर के लिए भी वैसे ही टूलिंग कॉस्ट, फिर टूल किस पे, मेंटेनेंस के लिए यूज होते हैं ना, तो फिर अल्टीमेटली आप तो बाकी इक्का दुक्का गलत हो भी जाएगा तो उससे फेल नहीं हो। ठीक है ना, ये याद रखा करो बस। ठीक है, जैसे ये है तो यहाँ पर देखा जाए तो फ्लोर एरिया एक ऐसी चीज़ है जो एंड पे बचती है। ठीक है, आपके पास डेप्रिसिएशन या इंश्योरेंस के लिए बेहतर क्या है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग हो, नहीं है तो फ्लोर एरिया तो है ही। ठीक है, बाकी कुछ में तो है ही फ्लोर एरिया। लाइटिंग एक्सपेंसेस में अच्छा क्या है, लाइटिंग पॉइंट्स हो, नहीं है तो फ्लोर एरिया तो है ही। तो ये थोड़ा सा ज़हन में रखा करो कि बिल्डिंग रिलेटेड खर्चे जो हैं जब कुछ ना बने तो फिर फ्लोर एरिया तो है ही। मशीन रिलेटेड खर्चों में जो याद कर लिए, जहन में बैठ गए हैं, वो तो हैं ही, कुछ ना हो तो मशीन आज तो है ही। ठीक है, okay, is it the time to come to the class? English is coming fast. मुझे उदासी क्यों महसूस हो रही है यार आप लोगों से। चलो जाओ, कोई नहीं, खैर है, मिल लाओ आउट स्टेशन वालों, घर वालों को। लेकिन मैं उदास सा महसूस कर रहा हूँ। मैंने पहली क्लास में भी आज बात की है कि मेरा दिल कर रहा है कि हफ्ते को ऑन कर लूँ। लाहौर वाले तो आ ही जाएंगे ना। कौन कौन आउट स्टेशन वाला है वैसे, कौन कौन आउट स्टेशन, सारे जान के, हाँ, जान के हाथ खड़े किए हैं ना, कसम से हाथ खड़े कर दोबारा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, कुर्बानियाँ हैं, कुर्बानियाँ। हाँ, अल्लाह आपको कामयाब भी करेंगे इस तरह से इंशाल्लाह, ऐसे ही जैसे आप कुर्बानियाँ दे रहे, और लाहौर वालों को भी, और जो घर बैठ के लेक्चर पूरे करेगा उसको भी इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ तक कोई गलती तो नहीं थी भाई सवाल में? क्या है? हाँ, इंश्योरेंस की जो कॉस्ट है ना जी, चेक कर लेते हैं, भाई कह रहे हैं किसी में ना इंश्योरेंस लेबर 100, मशीन कितने इंश्योरेंस मशीन, ये 399,840 है। अच्छा कर लेते हैं, 399,840 है। और इंश्योरेंस ऑफ मशीन के लिए आपके लिए कैप, ये कॉस्ट ऑफ मशीन लेकर चलनी है ना आपने जी। ये सही है, अब चेक कर ही लो ना यार दोनों, जल्दी से कैलकुलेटर निकालो सारे। ये टोटल तो सही है ना, ये वाला टोटल सवाल वाला तो सही है ना, ये भी चेक कर लो ज़रा, चलो जल्दी करो। 3200, 2400, 1000 तो 1800 बराबर है जी, सही है। अब जी, एक मिनट, जब इसके सोल्यूशन में छोड़ो ना, आप सारे देख रहे हैं ना, ठीक है। अब कैलकुलेटर हाथ में है आपके, 399,840 डिवाइडेड बाय 80, नहीं ये ऊपर भी 1000 में ही है, ये रुपीज़ में है, तो फिर 399,840 डिवाइडेड बाय 8400 कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 3200 करो, आंसर क्या आता है चेक कर लें ज़रा जल्दी से। अब यही है,
ठीक है, अगला भी जल्दी से अब चेक करें। 399,840 डिवाइड बाय 8400,000 मल्टीप्लाइड बाय 2400, जल्दी करें। जल्दी करें 399,840 डिवाइड बाय 8400,000 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 47600। जल्दी करें 399,840। मैंने आज बहुत सारा काम करना है, फजूल टाइम में मैंने खपा रहे हो तुसी। इंटू 1800 करो जल्दी से, 85, ये सही है। उसके बाद आती है जी बारी अब इंश्योरेंस लेबर की। लेबर की इंश्योरेंस है 114,240। इसके लिए आपने नंबर ऑफ वर्कर्स पकड़ने टोटल कितने हैं, ये ठीक हो गया। अब 114,240 डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाइड बाय 26, जल्दी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट 114,240 डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 34, जल्दी जल्दी, 45696। 114,240 डिवाइड बाय 85 मल्टीप्लाई बाय 15, जल्दी, 39, अच्छा 34। टोटल तो सही था ना, कि टोटल में फ़र्क है? चलो खैर, बाकी सही है, बाकी सही है, चेक कर लो इधर। हाँ 089, देखो ये वो जो होता है ना, वो ट्रांसपोजिशन एरर हुए हुए, क्योंकि मैं हाथ से लिख के दे दिया करता था ना 089, और लिखने वाला फिर पता ही है थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो ही जाता है। ठीक है जी। अच्छा यार वैसे की करी जाने असी क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हैं जी। 114240 ठीक है, चलें जी, ये गलतियां आपने सही कर लेनी है खुद से, ठीक है। उसके बाद इसके टोटल्स में तो फ़र्क नहीं आया हुआ, आया हुआ है तो हर जगह ही फ़र्क पड़ेगा। इसको ना मैं करेक्ट करके आपको दूंगा फिर, ठीक है, ये करेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन चूंकि अब ये जो निकला हुआ है इसी को यूज़, चलो यार कर ही देते हैं अब करेक्ट। और कोई मसला, और कहीं पे कोई मसला तो नहीं है, और तो कहीं पे मसला नहीं है ना, पक्की गल है ना। टोटल कराओ फिर, ए का टोटल बताओ, ये आने टके का फ़र्क, जल्दी करो। अब ये बिल्कुल ठीक है, ये कैसे हो सकता है? 3,4,9,4 करके भी यही आंसर आता है। सुभान अल्लाह, सारे बोलो सुभान अल्लाह। कैलकुलेट कर लो जल्दी से, जल्दी कर लो यार, मेरा सारा कब रह जाना है। कल वैसे लेट हो गया, आज तुम लोगों ने इसे फजूल काम में लेट कर दिया। अच्छा जी, इस सोल्यूशन को, ये जो क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं इसको मैं रिवाइज कर दूंगा। रिवाइज द सोल्यूशन विल बी गिवन, फिर कभी, कल का नहीं कहता, कल जो ना दूंगा, वैसे कल दे दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो मसला कोई नहीं है ये, ठीक है, ये कैलकुलेशन का एरर है, ठीक है। अब जो भी होगा उससे ये राउंडिंग में डिफरेंस निकल जाता था वैसे तो, ये आपके OAR निकल आए हैं, ठीक है। मैं बेसिकली आपको ये सिखाना चाह रहा था, असल में तो मैंने सिर्फ इतनी सी बात करनी थी कि उसने क्या कहा हुआ है सवाल के अंदर, बी में कैलकुलेट करो ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब बाय प्रोडक्ट 123, प्रोडक्ट नंबर 123 है, उसमें कितने एफओएच एब्जॉर्ब होने हैं। तो भाई जो सोल्यूशन रिवाइज होगा ना, उसमें ये रेट भी रिवाइज हो जाएंगे और अगली चीज़ भी खुद ब खुद रिवाइज हो जाएगी, इसलिए उसको छोड़ दें। समझे कि बिल्कुल सही है सारा, प्लस माइनस है ना 2-4 रुपए का, वो सही कर लेंगे, ठीक है। सही वाला को सोल्यूशन एक मुझे दे देना ताकि मैं लिख दूँ, मुझे करना ना पड़े कुछ, ठीक है। कौन देगा सोल्यूशन सही वाला, ठीक है। चलें, अच्छा अब ये सोल्यूशन सही है, ठीक है, फिलहाल ये सही सोल्यूशन सही है। वैसे भी यहाँ पे रेट में आगे मेरे ख्याल में फ़र्क रहना ही कोई नहीं है, राउंडिंग का प्लस माइनस वो थोड़ा बहुत हो जाता है। अच्छा अब ये जो OAR निकला है ये हर ग्रुप का यानी हर डिपार्टमेंट का है। अब एक हमारी प्रोडक्ट है 123, प्रोडक्ट नंबर 123, जिसके ऊपर कुछ कॉस्ट इनकर हुई होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ इस तरह से, यहाँ पे कि
प्रोडक्ट नंबर 123 की प्रोडक्ट कॉस्ट हमने निकालनी है जी, ठीक है, पर यूनिट। और ये उस सूरत में निकाल रहे हैं हम जब हमने डिपार्टमेंटल OAR यूज़ किया। अब प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट के अंदर आपको पता है 3 तरह की कॉस्ट आती हैं। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो कि मुझे नहीं पता कितनी है, सवाल में कहीं गिवन नहीं है, क्योंकि उसने मुझसे मांगी नहीं थी ना कि 1 2 3 के ऊपर टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी है, उसने मुझसे ये नहीं मांगी थी। लेकिन मैं पूरी तस्वीर इसलिए बना रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ तो आए कि करना क्या है, कर कहाँ पे, फिगर कौन सी वाली निकाल रहे हैं यहाँ रिक्वायरमेंट में, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के बाद होती है जी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। मुझे लगता है ये गिवन थी, कहीं गिवन है, ये गिवन है अगले पार्ट में। कैलकुलेट ओवरहेड्स टू बी अब्सॉर्ब्ड बाय ईच यूनिट ऑफ 1 2 3 इफ लेबर कॉस्ट इज 1200 एंड प्रेजेंट मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन, यानी कि सिंगल रेट पे चलें तो इतनी लेबर है, क्योंकि उसने लेबर की परसेंटेज लगाते थे ना, तो उसने अगले पार्ट में वैसे ही दे दी लेबर की कॉस्ट ताकि उससे परसेंटेज लगा के एफओ निकल सके। पर मैंने जरा अपने फॉर्मेट में डाल दिया कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, इस 1 2 3 प्रोडक्ट की डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है जी 1200। बोलो अच्छा। अब तीसरी चीज़ होती है इसके अंदर एफओएच की कॉस्ट, तो ये असल में निकालनी थी। अब एफओएच की कॉस्ट जो है वो 4 डिपार्टमेंट्स से होकर निकलेगी, ठीक है। पहला डिपार्टमेंट जो है उसका OAR क्या निकला है, पहले डिपार्टमेंट का OAR क्या निकला है 74.74, 74.74 पर मशीन आर, ये निकला है। अब सवाल कहता है एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकालो 1 2 3 के, अगर ए ग्रुप के अंदर इस 1 2 3 पर कितने आर्स लगे हैं 8, इसका मतलब इंटू 8 करेंगे, बात समझ आई। प्लस दूसरा डिपार्टमेंट बी, उसमें कितना रेट निकला है जी, किधर गया वो, ये इधर पड़ा है 29.23 पर मशीन आर, तो 29.23 पर मशीन आर इंटू बी डिपार्टमेंट में या बी ग्रुप में कितने आर्स लगे हैं। ये अब बात समझ आई है कि OAR निकला डिपार्टमेंट वाइज, तो एब्जॉर्ब कैसे हो रही है, मैं इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। सवाल में सिर्फ ये वाली वर्किंग मांगी हुई थी, लेकिन मैं जरा तफसील से कर रहा हूँ ताकि आपके पूरे नक्शा सामने आए कि असल में तो वो फिगर निकाल रहे हैं एफओएच जो एब्जॉर्ब करवाते हैं, ठीक है। पहले एक ही रेट होता था, अभी वो भी कर देते हैं अगले पार्ट के अंदर, वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो डिफरेंट तरीके हैं, आप जैसे मर्जी करें। तीसरा डिपार्टमेंट सी, उसका रेट क्या है जी 35.81, और इसमें कितने आर्स लगे हैं जी, एक ही आर लगा है। प्लस डिपार्टमेंट डी का 86.40 इंटू कितने आर्स लगे जी 4, तो ये जनाब आपकी टोटल एफओएच की कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आ रही है जी जरा बताइए, बल्कि यूं कर लेते हैं जरा, जी। तो एफओएच की कॉस्ट डल गई इधर, कितनी बताओ जी, कोई बता दे, 1 लाख कितना 1067, ज़रा स्मार्ट कर लूँ अब मैं इसको, उम्मीद है नज़र आ रहा होगा 1067, ठीक है जी। तो यहाँ से ये तीनों कॉस्ट मिलकर आपकी टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट आया करती है, जो मुझे इसलिए फुल फिलहाल नहीं पता क्योंकि मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट इस सवाल के अंदर नहीं है। तो उसने मुझसे टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट मांगी भी नहीं थी, उसने क्या कहा था एब्जॉर्ब्ड एफओएच निकालो अगर डिपार्टमेंटल रेट निकल रहा है, समझ आ गई। 1 2 3 प्रोडक्ट पे कितने आवर्स लगे, वो हर डिपार्टमेंट को उसको अलग देने पड़ेंगे अगर उसने ये लगवाना है, तो उसने बता दिए। हमने हर डिपार्टमेंट का रेट निकाला हुआ था पर मशीन आर रेट निकाला था ना, ये देखो ये मशीन आर्स की बेस पर है, तो मशीन आर से डिवाइड किया हुआ, ये 30,000 60,000 25,000 और 10,000, ये कहाँ से मिले थे, ये 30,000 60,000 25,000 10,000, यानी ये किसी बेस के तौर पे इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन वो आर के लिए इस्तेमाल होगा, डेटा कहीं ना कहीं तो इस्तेमाल हो ही जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया अगर हम नए मेथड के हिसाब से चल रहे हैं तो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें OAR इस तरह से एब्जॉर्ब करवाने पड़ेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट ऐसे निकलेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम उसी पुराने हिसाब से चलें जो सिंगल OAR निकला करता था, तो उसमें कैसे निकलेगी जी प्रोडक्ट कॉस्ट, ये पार्ट सी के अंदर वही कह रहा है, वो कह रहा है कैलकुलेट करो ओवरहेड टू बी एब्जॉर्ब्ड, ओवरहेड्स टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय ईच यूनिट, ठीक है।
इफ लेबर कॉस्ट इज 1200 एंड प्रेजेंट मेथड ऑफ एब्जॉर्प्शन इज यूज्ड। अब ये उसने सिर्फ क्या मांग लिया हमसे, चलो 1 यूनिट का, वो कहता है जी 1200 रुपये की, मैं वही प्रोडक्ट कॉस्ट लिखता हूँ, दोबारा लिखता हूँ, प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है जी, वो निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या आती है जिसमें, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, जो कि मुझे इस वक्त पता नहीं है, कोई बात नहीं, लिख तो लूँ। उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कहता है जी 1200 लगेगी इस प्रोडक्ट 1 2 3 पे 1200, और FOH की कॉस्ट। अब ये क्या कहा था इसने कि अभी वो सिंगल रेट यूज़ कर रहे हैं तो 70% ऑफ डायरेक्ट वेजेस लेते हैं, तो डायरेक्ट वेजेस अगर 1200 है तो फिर FOH क्या होगा, 1200 का 70%, कितना आता है, 800। अब यहाँ पे 1067 आया, ठीक है, बेस है ना, डिफरेंट बेस होगी, ठीक है, तो वो डिफरेंट कर दिया आपने, वहाँ पर आपने सिंगल रेट यूज़ किया, तो एस्टिमेशन है, एंड पे जाके सारे फ़र्क निकल जाते हैं भाई, जब आपका अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड आप निकालते हैं तो वहाँ पे सारे फ़र्क निकल जाते हैं, अंदाज़ा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर 840 ऐड हुआ और ये आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी, जो अगेन मुझे इसलिए पता नहीं है क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट नहीं है। तो आपके सोल्यूशन के अंदर ये प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट है ऑफ 1 2 3, प्रोडक्ट 1 2 3 की ये प्रोडक्ट कॉस्ट है पर यूनिट, एक यूनिट 1 2 3 का पर यूनिट ही है ना, पर यूनिट कह दें, ठीक है, पर यूनिट कह दें, समझ लें प्रोडक्ट 1 2 3 जो है एक प्रोडक्ट है, उसके ऊपर ये इतने घंटे लगते हैं, इतना मटेरियल, इतना लेबर, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट कॉस्ट पर यूनिट है ऑफ प्रोडक्ट 1 2 3। ओके जी। तो असल में सोल्यूशन के अंदर आपको सिर्फ जो रिक्वायरमेंट है ना वही सामने लिखी हुई है, और वो करना भी ऐसे ही था, सोल्यूशन में तो सिर्फ ये लिखा होगा, ये FOH की कॉस्ट है, ये वर्किंग होगी, अलग अलग करके दी हुई है बस, ठीक है। मैंने यहाँ पे ज़रा उस फॉर्मेट में लिख दी जैसे आपकी वो नज़र आया करती है, ओके। इस फॉर्मेट के अंदर आपको सोल्यूशन के अंदर ये इस तरह से नहीं मिली होगी, और ये दूसरी सोल्यूशन के अंदर ऐसे सिर्फ ये वाली लिखी होगी। FOH की कॉस्ट कितनी है जी, 840, चेक करते हैं, ये देखें 1067 और ये जनाब 840, ठीक है, समझ में आती है, ठीक है। तो असल में तो मैंने ये सिखाना था, आपने मुझे पता नहीं कहाँ फंसा दिया, तो ये आप ना मुझे सही वाला फिगर्स बता दीजिएगा, इसमें फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, टोटल्स के अंदर सिर्फ फ़र्क आएगा। मुझे ये लगता है कि रेट्स तो फिर भी यही रहेंगे प्रोबेबली, क्योंकि इतनी छोटी फिगर है, वो प्लस माइनस वो पॉइंट्स के अंदर निकल जाएगी। एनीवेज गलती तो गलती है, इसको सही कर लेना चाहिए, ये मैं सही कर लूँगा, मुझे दे दीजिएगा। बाकी आप लोगों का सोल्यूशन सही है, अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त। चलें आगे। अच्छा जी, आज वाला काम शुरू करें। केड़े मैनू रोले जे पाता सी तुसीं, अल्लाह तुहानू पुछे। हम बनाया करते हैं जी FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट, आपको पता है, तो FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट ज़रूरी है। अगर आप डिपार्टमेंटल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप डिपार्टमेंटल रेट सिस्टम पर चल रहे हैं तो आपके लिए FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट बनाना ज़रूरी है, ठीक है। अब FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट के अंदर एक आप किया करते हैं प्राइमरी एलोकेशन, जिसके लिए आपको या तो गिवन होता है या मैक्सिमम आप यूज़ करते हैं, तो कौन सी जगह पर इंफॉर्मेशन दी हुई है, टेबल हमारा है नोट्स के अंदर, मैं बता देता हूँ आपको, चल आजा, वो इनकी साथ मिल जाता है, तो मेरा लैपटॉप जो है ना बदनीयती में, पेज नंबर 5, ये पेज 5 नहीं है, ठहरो ठहरो, असली नोट्स का नहीं है ये, असल में चैप्टर वाइज है ना, तो ये मैंने पुराने वाला ही उठाया हुआ, ठहर जाओ, मैं आपको अभी दिखाता हूँ जो आप लोगों का अब पेज नंबर बनता है ना। ये 57 से शुरू होता है ना चैप्टर, तो ये क्योंकि अब आपकी किताब का रेफरेंस होना चाहिए, तो ये हम जनाब पेज नंबर 62 का रेफरेंस देंगे कि ये वो टेबल है प्राइमरी अपोर्शनमेंट के लिए, प्राइमरी एलोकेशन के लिए, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये पेज नंबर 62 होगा आपके नोट्स का इंशाल्लाह। वैसे आपको जो मैंने वो भेजे हैं उसके अंदर पेज 62 ही होगा सॉफ्ट में, अगर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो पेज नंबर, ये तो टेबल ऑन पेज 60 केड़ा
सर खुद ही देख लें जाके, हम तो भूल गए यहाँ से आते आते, मेरे तो ही भुलक्कड़ ने। ठीक है जी, तो ये जरा हमने सीख लिया काम करना। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन शीट आपकी स्टार्ट ऑफ द पीरियड पे बनेगी तो बजटेड एफओएच की डिस्ट्रीब्यूशन शीट होगी, अगर एंड पे बनेगी तो एक्चुअल एफओएच की बन जाएगी। ठीक है, लेकिन प्राइमरी एलोकेशन के लिए यही असूल है, या गिवन होगा या आप इस टेबल को यूज करके बेसिस अप्रोप्रिएट ढूंढ लेंगे। ठीक है, लेकिन जब एक बार आप प्राइमरी एलोकेशन कर चुकते हैं, ये है प्राइमरी एलोकेशन, ये येलो जो नजर आ रही है, ये प्राइमरी एलोकेशन जब आप कर चुकते हैं तो उसके बाद फिर आपको सेकेंडरी एलोकेशन करनी पड़ती है, जिसका मतलब क्या था कि एसडीज की कॉस्ट जो आपने एलोकेट की हैं उनको भी आप पीडीज को एलोकेट कर देते हैं। इसको कहते हैं सेकेंडरी एलोकेशन। मैंने पहले दिन बताया था, यहाँ सवाल में भी लिखा होगा एक सवाल, ये प्राइमरी एलोकेशन और ये क्या है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी एलोकेशन पे बड़े मसले हैं। ठीक है, तो आप बात कर रहे हैं हम सेकेंडरी एलोकेशन की। सेकेंडरी एलोकेशन का मतलब क्या है जी, ये भी वैसे नोट्स में लिखा हुआ है लेकिन मैं यहीं पे समझाऊंगा आपको। ठीक है, इसका मतलब होता है एलोकेशन ऑफ एसडीज कॉस्ट्स टू पीडीज। ठीक है जी, तो एसडीज की कॉस्ट को भी पीडीज को एलोकेट कर देने को कहा जाता है जी सेकेंडरी एलोकेशन। ठीक है, अब इसके ऊपर हमारी डिस्कशन शुरू होने लगी है जी, तो सीट बेल्ट बांध लें। अभी तक जो हमने की है ना एलोकेशन, वो पता है सबसे सिंपल वाला केस था, और वो केस क्या था, आपके सर्विस डिपार्टमेंट्स सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विस दे रहे थे। दिमाग में आ रहा था कल परसों जब सवाल कर रहे थे कि कैंटीन में अगर मेंटेनेंस वाले जाके खाना पीना करें तो वो तो कैंटीन मेंटेनेंस को भी सर्विस दे रही है, लेकिन हमारे सवालों में ऐसा नहीं था। तो ये एक सिनेरियो है, ठीक है, जिसके अंदर सिर्फ एसडी सिर्फ किसको सर्विस दे रहे हैं, पीडीज को। ठीक है, तो ये काम हमने कर लिया, लेकिन दूसरे भी करते हैं, पर पहले ये लिख लें जरा यहाँ पे, एसडीज प्रोवाइड सर्विसेज टू एसडीज ओनली। to only the PDs, to only the प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ठीक है, ज़रा मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता हूँ, सर्विस डिपार्टमेंट्स प्रोवाइड सर्विसेज टू ओनली द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो इसका क्या ट्रीटमेंट है, बहुत सिंपल, जो हम कर रहे थे कि जो गिवन होगा, गिवन बेसिस थी, ठीक है, उन गिवन बेसिस के ऊपर हमने बांट लिया था। ये 3 सवालों में हम अभी तक कर चुके हैं। सबसे पहले हमने ये काम किया था क्वेश्चन नंबर 12 में, तो सर्विस डिपार्टमेंट को बांटा था हमने, ये बेसिस गिवन थी सवाल में। 12वें के बाद हमने, 13वें में थे ही नहीं, 14वें में जो कल हमने किया, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बांटा था, ये बेस उसने बताई हुई थी, गिवन बेस पे बांट देते हैं। उसके बाद अभी मैं आपको 16वां करवाता हूं, क्योंकि ये बुनियाद है ना, पहले तो ये वाला सवाल है। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, सिंपल सिनेरियो है, allocate cost of PDs, cost of SDs to PDs on given basis। ठीक है जी, अच्छा जी। अब इसके लिए नीचे रेफरेंस, बल्कि आप लोग साथ साथ अगर ना लिखे तो बेहतर है, पता नहीं कहाँ तक कहानी जानी है भाई। अभी तो मैं ये वैसे आपको मशवरा दे रहा हूँ, क्योंकि अभी जो अगली कहानी है ना, वो कहानी काफ़ी जो है ना वो तफसीली है। तो यहाँ पर मैंने जनाब आपको क्वेश्चंस कुछ रेफ़र किए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर
14 और आओ ज़रा क्वेश्चन नंबर 16 भी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, चलो ओपन करो। आपको कल दिए थे ना क्वेश्चंस, वो तो कल मैंने ये बात शुरू कर देनी थी, कम से कम 16 कर लेना था, लेकिन ऐसे ही है ना आप लोग, जैसे अब आज जैसे आप लोगों ने किया मेरे साथ, तो ऐसे ही, ठीक है। तो 16 पे आ जाए ज़रा। 16 अभी हमने 12 और 14 में जो किया बस वैसा ही कुछ यहाँ पे है। असगर लिमिटेड हैज़ 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स, PDA and PDB, and 3 service departments, SD1, 2, 3. Total budgeted departmental overheads after primary allocation यानी बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन आर एज फॉलोज, यानी कि ये जितना काम हम यहाँ पे करना सीख कर आए हैं ना अभी तक, ये सारा काम करके ये वाली फिगर सवाल में दी हुई है, क्योंकि ये लड़ाई अब आपने लड़नी सीख ली है, अब अगली लड़ाई आपको लड़ना सिखानी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त, ये समझ आ रही है, यहाँ पर मौजूद है हम, ठीक है। तो ये जनाब FOH के एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अब मैं बिल्कुल टेबल बिल्कुल वैसे ही बनाऊंगा, ठीक है, बस उसके अंदर हम FOH के टोटल FOH कॉस्ट पे पहुंच जाएंगे, जिसके अंदर SDs के अंदर भी कॉस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, पेज नंबर पता नहीं कौन सा है, गड़बड़ होगी ना अब सारी। पेज नंबर वो ज़रा सॉफ्ट में कोई खोल लेना, जो मैंने नोट्स भेजे थे, कोई एक बच्चा सॉफ्ट में खोल कर रखे, पेज नंबर ही रेफ़र कर दिया करें, बाद में आपकी सहूलत है। अब एक बार किताब आगे फिर टेंशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। मैं भी अब ये वाले नोट्स उठाया करूँगा, मोबाइल लेस होके पढ़ना है, ठीक है। चलें, आपके लिए हम कर देंगे जी। कौन सा पेज नंबर 70, नोट्स का पेज नंबर 70 है, ठीक है जी। अब FOH की डिस्ट्रीब्यूशन शीट ही बन रही है, ठीक है जी। और इसके अंदर हम जो है वो FOH के एक्सपेंसेस जो ले रहे होते हैं, तो इस कॉलम के अंदर हम पहुंच चुके हैं इस वक्त FOH, टोटल FOH की कॉस्ट वाली जगह पर, ठीक है। तो टोटल FOH की कॉस्ट ये आ चुकी है। खैर अपना अगला काम तो वैसे ही करेंगे हम, ठीक है जी। और वो क्या होता था जी, सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या लिखना होता था जी, बेस, बेस आ गई, उसके बाद टोटल रुपीस के अंदर आ गया, और फिर रुपीस इन थाउजेंड करेंगे, देखो ना डब पागल थोड़ी हूँ, मैंने नहीं सिफरा लिखा, रुपीस इन थाउजेंड, ठीक है। जिंदगी आसान बनाइए अपने लिए, कौम के लिए। तो टोटल कितने पीडीज हैं, 2 हैं ना, तो फिर तो यहाँ पे सवाल आ जाएगा पूरा, ठीक है। टोटल रुपीस इन थाउजेंड, और उसके बाद अब आप शुरू हो जाएं जी। अहबाब बताइए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स कौन कौन से, ए और बी, ए और बी है, PDA मैं लिख लेता हूँ और PDB, ये नाम हमारे पास आ गए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। उसके बाद जनाब SDs कितने हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह 3 है। चलो जो सिखाना है ना काम वो ज़्यादा हो गए, आप देख लो। SDs आ गए जनाब हमारे पास, SD 1 2 3 है, SD1, SD2 और SD3, ये हमारे सर्विस डिपार्टमेंट्स आ गए, ठीक हो गया जी। चल अब सारा काम हुआ पड़ा है जो आप अभी तक इतने दिनों से सीख रहे थे, क्योंकि वो आपको अब आता है, ठीक है। अब अगला काम करना है SDs, और सवाल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये वही केस है जो अभी तक आप करते आए थे, लेकिन चूंकि कॉन्टीन्यूटी में आपको करवाने हैं, ये चीज़ अलग से सिखानी है, ठीक है, इसलिए ये आपको पहला सवाल यही मिला है, ठीक है। तो FOH एक्सपेंसेस हैं 800, 1000, 200, 150 और 400।
जी दोबारा बता दो जरा मुझे। 800, 1000, 200, 150 और 400। अब लेबर आवर्स भी उसने दे दी, पता नहीं क्यों दिए हैं, देखेंगे। कैलकुलेट करना है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच। अच्छा OAR निकालना है तो फिर सिर्फ यही आर्स गिवन है तो इसी बेस पे निकाल लेंगे, ठीक है। आगे वो कहता है एसडीज प्रोवाइड सपोर्ट एज फॉलोज। SD1 PDA और PDB को सर्विस देता है 40-60 में, SD2 PDA PDB को 80-20 और SD3 PDA PDB को 50-50 में, ठीक है। तो ये देख लो, कोई भी सर्विस, ऐसे पढ़ना है ना, कोई भी सर्विस डिपार्टमेंट किसी दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस नहीं दे रहा, ठीक है। अब ये आपको बेसिस हैं गिवन। तो सेकेंडरी एलोकेशन में आपने बेसिस जो है वो यहाँ पे, ये तो गिवन था ना, ये टोटल एफर्ट कॉस्ट होती है, असल में गिवन थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या शुरू करना है जी, सेकेंडरी एलोकेशन। तो तरतीब से शुरू हो जाओ जी। सबसे पहले SD1 गिवन है तो SD1 से शुरू कर दो आप भी, ठीक है। तो SD1 सेकेंडरी एलोकेशन है, और SD1 की बात अगर करें तो SD1 की परसेंटेज अब यहाँ पे लिख देनी है आपने। SD1 40-60, बस ये ब्रैकेट में लिख दो 40-60, ये 40-60, ठीक है। अब कॉस्ट कितनी है ये देखो, SD1 की कॉस्ट कितनी है 200, ये 200 यहाँ से निकाल लो, इसका 40%, 80-60% एलोकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट SD2 है, SD2 के बारे में कहता है जी 80-20, तो यहाँ पे हमने लिखा है जनाब 80-20। अब SD2 की कॉस्ट कितनी पड़ी हुई है 150, करो 80-20, 120 और 30, और फिर जनाब SD3 है, SD3 कितना है जी 50-50 है, 50-50, 50-50 जी। 400 की टोटल कॉस्ट है, तो 200-200 करके लो जी। तो ये काम हमने पहले भी किया था, ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, जिसमें ये ज़ीरो अब हो गए, और इधर क्या आ गया जी, जी फरमा दीजिए। ये इतने से टोटल नहीं हो रहे आपसे, 1200 और 0, ठीक है। अब OAR निकालना है, ठीक है। अब ये क्या आ गया जी, ये अब टोटल FOH ही है जो हमने आफ्टर SDs, वही टोटल है, बस उसमें SDs को ख़त्म कर दिया हमने, टोटल FOH की कॉस्ट आ गई। अब इसको आपने डिवाइड कर देना होता है बेस से, तो आप पहुंच जाया करते हैं ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। अब सवाल के अंदर उसने कहीं पे कोई वैसे बताया ही नहीं, बस एक ही चीज़ दे दी है उसने, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स। तो भाई वैसे भी सवाल चुप हो तो मैंने आपको कहा था यही बेस है, यही बेस ले लिया करो, ठीक है। लेबर की बेस, लेबर आवर्स की बेस पे निकाला करो, ठीक है। तो ये 12,000 और 18,000 है, 1000 में चल रहे हैं, तो हम डिवाइड बाय 12 और डिवाइड बाय 18 करेंगे, तो हमारे पास OAR क्या आ रहा है जी, ₹100 और ₹75, ठीक है। तो ₹100 पर लेबर आवर और ₹75 पर लेबर आवर। ठीक हो गया जी। तो ये तीसरा सवाल भी आपने देख लिया। ये वो सवाल था जिसके अंदर सर्विस डिपार्टमेंट्स सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये 3 सवाल आपने इन टोटल देख लिए। अब फिर हम चलते हैं जी उस सिनेरियो की तरफ जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट्स सर्विसेज दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें फिर आगे 2 हैं सिनेरियोज, 2 सिचुएशंस हैं। पहली आसान है,
वो करते हैं, ठीक है। अब वो वहीं बोर्ड पे कर लेंगे और दूसरी वाली के लिए फिर इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। तो एसडीज provide services to PDs and as well as कर लो as well as other SDs, ठीक है। अब ये एक सिनेरियो है। इसके आगे फिर दो सिचुएशंस बन सकती हैं। पहली सिचुएशन एसडी, मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, लेकिन देखें ज़रा ध्यान से। ये इसको कहते हैं नॉन रेसिप्रोकल सर्विस। क्या कहते हैं जी? लव्स नॉन रेसिप्रोकल सर्विस का मतलब क्या हुआ? मिसाल के तौर पे SD1 ने SD2 को सर्विस दी, SD3 को सर्विस दी, लेकिन SD1 ने इन दोनों से सर्विस ली नहीं, ठीक है। इसको कहते हैं नॉन रेसिप्रोकल। तो ये एग्जाम्पल से समझाता हूँ, लेकिन पहले ज़रा नाम लिख लूँ। काम आसान है, यही काम करना है बस, ये काम खत्म। ये काम बस आज कर लिया, उसके बाद फिर ये टॉपिक की बस प्रैक्टिस ही है। और अंडर ओवर एब्जॉर्ब जो है वो देखो ईद से पहले तो अब नहीं होगा, वो ईद के आते साथ ही फ़ौरन होगा। अंडर ओवर की बात होगी जब हम पीरियड के एंड पे खड़े होंगे, ठीक है। लेकिन टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो जाना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो खूब प्रैक्टिस कर सकेंगे आप इंशाल्लाह, मुझे पता है ईद पे। नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज देते हैं जी एसडीज टू अदर एसडीज। अदर एसडीज को नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज देते हैं। ये मैं आपको समझाता हूं एक मिसाल से। मिसाल के तौर पे, वाई आई एम स्टैंडिंग, लेट मी सिट, एथे सिट। आपका सर्विस डिपार्टमेंट है एक्स, SD X और SD Y, और आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं 3, PD1, ऐसे कोई भी हो सकते हैं ना, मैं तो बस समझाने के लिए वैसे कर रहा हूँ, PD2, PD3। अब चूंकि सर्विसेज एसडीज को भी ये देते हैं तो मैं आगे वो भी लिख रहा हूँ, SDX और SDY, ठीक है। ये सिचुएशन है जनाब। SDX जो है ना जी, वो 30% सर्विसेज देता है PD1 को, 40% सर्विस देता है PD2 को, और 30% सर्विस देता है PD3 को। लेकिन SDX खुद को तो सर्विस नहीं ना दे सकता, वो खुद को तो नहीं देगा, SDY को कोई सर्विस नहीं देगा, ठीक है। जबकि जो SDY है वो 40% सर्विस देता है PD1 को, लेट्स से ये कैंटीन है, ठीक है। और SDY जो है वो PD2 को 30% दे रहा है, कितना हो गया? 70 हो गया। 20% कर दो इधर और 10% इधर, ठीक है जी। अब बात समझ आई थोड़ी सी? इसका मतलब ये हुआ कि SDY नॉन रेसिप्रोकल सर्विस दे रहा है, यानी SDX को सर्विस दे तो रहा है लेकिन उससे वापसी सर्विस ले नहीं रहा। अच्छा, इसको आप इस तरह से लिखा हो सकता है, ये जैसे आपका सवाल में लिखा हुआ था, ये डेटा ऐसे भी लिखा हो सकता है। ज़रा मैंने कहा ज़रा समझाने के लिए ज़रा डिफरेंट तरीकों से लिख के बता रहा हूँ, और तो कुछ नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, लैंडस्केप की बजाय पोर्ट्रेट में भी लिखा हो सकता है कि आपके 2 SDs हैं, ठीक है जी, SD1, SD2। ज़रा एग्जांपल बदल लेते हैं, SD1, SD2, और आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं 3 कर लो, PD1, PD1, अच्छा उतने भी हैं जी, चलो खैर, PD2, PD3। अब चूँकि SDs ने एक दूसरे को भी सर्विस देनी है तो SD1 और SD2 भी है। अब SD1 जो है ना जी, वो 30% सर्विस दे रहा है PD1 को,
30% सर्विस दे रहा है PD2 को और 25% सर्विस दे रहा है PD3 को। अब खुद को तो सर्विस देगा नहीं, और कितना बच गया बाकी? 15% सर्विस वो दे रहा है। ज़रा मैंने एग्जांपल बदली ना कि पहले SD ने सर्विस दे ली, ऊपर नहीं था ऐसे, ठीक है। जबकि SD2 जो है 30% सर्विस देता है PD1 को, 40% सर्विस दे देता है PD2 को, कितना रह गया? 30% ही सर्विस दे देता है वो PD3 को, और SD1 को कोई सर्विस नहीं देता, खुद को तो देनी भी नहीं थी। तो ये नज़र आ रहा है आपको? अब ये क्या है जी? नॉन रेसिप्रोकल सर्विसेज। क्या है जी ये? कि SD, जो SD दूसरे SD को सर्विस दे रहा है उससे वापस सर्विस ले नहीं रहा, ठीक है। इसका बहुत आसान तरीका है जी, ये तो बहुत आसान वाला काम है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करेंगे? हम सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे जी? सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। कौन सी सीक्वेंस को? हम ये देखेंगे कि कौन सा SD ज़्यादा सर्विसेज दे रहा है, तो सबसे पहले उसको एलोकेट कर देंगे। टॉप डाउन अप्रोच भी इसको कहते हैं, ठीक है। उसको एलोकेट कर देंगे, क्योंकि देखो ना, जो ज़्यादा सर्विस दे रहा है उसने SD ने दूसरे SD को भी सर्विस दी होगी, तो उसकी एलोकेटेड सर्विस वहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो वो ज़्यादा सर्विस वाला ज़ीरो हो जाएगा। अब जो थोड़ी सर्विस वाला होगा उसमें SD वाले भी कॉस्ट आ जाएगी, वो फिर वहाँ से निकल कर चली जाएगी। तो ये लिखता हूँ कि इसका क्या करना है। इसका जनाब ये करना है, ये अब नॉन रेसिप्रोकल सर्विस का जो है वो ट्रीटमेंट बताने लगा हूँ आपको कि सीक्वेंस इज फॉलोड। कितना इंटरेस्टिंग काम था ना जो कल करना था, बस कल लेट हो गए। कल शुरू करते, आज ख़त्म करते। कोई नहीं, आज शुरू करके आज ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सीक्वेंस इज, मैं ये लिख लूँ फिर पार्ट 2 शुरू करते हैं जी। सीक्वेंस इज फॉलोड एंड स्टेप डाउन मेथड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं जी? स्टेप डाउन मेथड इज यूज्ड। स्टेप डाउन मेथड, जैसे नाम से ही पता है, मैंने आपको ज़बानी बता दिया है। स्टेप डाउन मेथड इज यूज्ड, जिसका मतलब क्या है? SD is providing services to larger number of departments will be allocated first, ठीक है। Providing services to larger number of departments should be allocated first। यानी कि इनको पहले ज़ीरो करो, पहले ज़ीरो करेंगे, ठीक है जी। पहले ज़ीरो करेंगे, लिख रहे हो? अब लिख सकते हो वैसे, क्योंकि आप थोड़ा सा आइडिया हो गया आपको कि इसी तरह से एक इधर आना है, बस फिर ख़त्म, ठीक है। लेकिन मैं एंड पे फिर आपको ऐसे, तो तस्वीर से वैसे की नज़र आना है, आ जाएगा नज़र, फिर यूँ खींच लूँगा ऐसे करके, थोड़ा चौड़ा कर लेंगे इसको, ठीक है। पहले ज़ीरो करना है, जिसकी ज़्यादा सर्विसेज होंगी उसको पहले ज़ीरो करना है। इसके लिए जनाब क्वेश्चन नंबर 17 आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है, तवज्जो फरमाएं, ठीक है। ये बात समझ आई है? बहुत आसान ये भी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, ये आमने सामने ही होनी चाहिए 16 और 17, ठीक है ना, ज़रा अच्छा समझ आता है। देखो, अच्छा एक निशानी इसके अंदर अगर आप गौर फरमाएं ना, दूर से देखकर अगर पता लगे नॉन रेसिप्रोकल सर्विस का, तो वो देखोगे ये कभी भी बराबर नहीं होंगे। यहाँ पर कितनी परसेंटेज आ रही हैं? 3, और इधर कितनी आ रही हैं? 4। ये बराबर हो जाएंगे तो मतलब वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, वो अभी दिखाता हूँ, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे भी लिख लेंगे। बहरहाल फिलहाल गौर तलब बात ये है कि एक तरफ परसेंटेजेस जो है वो 3 है, दूसरी तरफ 4 है, ठीक है। जितने होंगे उस हिसाब से होगा। वैसे मेरी एग्जाम्पल के अंदर चूँकि 2 SDs और 3 PDs है ना, ठीक है। अब आइए ज़रा तशरीफ़ का टोकरा लाइए ज़रा। अज्यूम ऑल डाटा इज सेम, अज्यूम ऑल डाटा इज सेम एज, काश मैंने यहाँ पे किया तो कॉपी पेस्ट कर लेते। खैर चलो, अज्यूम ऑल डाटा इज सेम एज क्वेश्चन 16 अबव, एक्सेप्ट ये वाली चीज़ तब्दील कर रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या है जी? SD1 PD A को PD B को सर्विस दे रहा है, उसके अलावा किसी को नहीं दे रहा। SD2 PD A को सर्विस दे रहा है, PD B को दे रहा है, SD1 को भी दे रहा है और SD3 को भी। खुद को तो देनी नहीं होती इसमें। जबकि SD3 जो है वो PDA PDB और SD1 को सर्विस दे रहा है। जाहिर है खुद को तो देता नहीं, हाँ SD2 को दे सकता था पर उसने
यहाँ पर नहीं लिखा सवाल मैंने, ठीक है। अब सवाल तो बिल्कुल वैसा ही है, फटाफट इसी की कॉपी कर लेते हैं। अब कैसे करें कॉपी, यहाँ पे जल्दी कॉपी भी नहीं हो सकती। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, पेज नंबर 70 ही है, एफओएस की डिस्ट्रीब्यूशन शीट है। तो एफओएस जो एक्सपेंसेस हैं वो इन्होंने हमें निकाल कर दिए हैं ऑलरेडी, जो प्राइमरी एलोकेशन से निकलते हैं, ठीक है जी। तो एफओएच के एक्सपेंसेस गिवन है। इधर ही आएगा, अच्छा जी। ये एफओएच एक्सपेंसेस का, अच्छा वो है, ठीक है, एलओ जी। अच्छा जी, अब इसकी बेस तो गिवन है। तो टोटल एफओएच कॉस्ट जो हम बड़ी मुश्किल से निकाला करते थे वो आज गिवन, ठीक है। चलें जी, आप ज़रा पार्ट 2 शुरू कर लें।